चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1983 न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबिट की लैब में। इमेजिन कीजिए आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, आपके सिर पर एक ईईजी कैप लगी। सबको लगा यही होगा, लेकिन जब लिबिट ने डेटा देखा तो उनके होश उड़ गए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपने रिमोट उठाने का डिसीजन अभी लिया है, लेकिन आपके ब्रेन ने वो डिसीजन आपसे आधे सेकंड पहले ही ले लिया था। लिबिट के इस एक्सपेरिमेंट ने फिलॉसफी की दुनिया को हिला डाला। अगर डिसीजन लेने वाला मैं बाद में आता है तो फिर डिसीजन लिया किसने? और सबसे डरावनी बात, हम 95% दिन भर उन्हीं अर्जेस पर ही चलते हैं। शायद ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति इसी को बेहोशी में जीना कहते थे। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1983 न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबिट की लैब में। इमेजिन कीजिए आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, आपके सिर पर एक ईईजी कैप लगी है जो कि ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पढ़ती है। आपके हाथ पर ईएमजी सेंसर्स लगे हैं जो मसल मूवमेंट पकड़ते हैं। सामने एक स्क्रीन है जिस पर एक गोल क्लॉक बनी है, उसमें एक ग्रीन डॉट बहुत तेजी से घूम रहा है। लिबिट ने पार्टिसिपेंट्स को एक बहुत सिंपल बट बहुत बोरिंग टास्क दिया। उन्होंने कहा आपका जब मन करे बस अपनी कलाई को मोड़ना है। आपको ये करने के लिए कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, आपको कोई काउंटडाउन नहीं सुनाई देगा, टोटल फ्री विल। जब आपकी मर्जी हो तब आप उसे टैप कर दो। बस एक शर्त थी, जिस एग्जैक्ट सेकंड पर आपको ऐसा फील हो कि अब मुझे हाथ हिलाना है, उस वक्त वो घूमता हुआ डॉट कहाँ था वो नोट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर कॉमन सेंस क्या कहती है? सीक्वेंस क्या होना चाहिए? आप गेस करें। पहले मैं सोचूंगा, फिर मेरा ब्रेन सिग्नल भेजेगा, फिर मेरा हाथ हिलेगा। सबको लगा यही होगा, लेकिन जब लिबिट ने डेटा देखा तो उनके होश उड़ गए। डाटा ने कहानी पलट दी थी। सीक्वेंस ये था, सबसे पहले ब्रेन में एक स्पार्क हुआ। साइंटिस्ट इसे रेडिनेस पोटेंशियल कहते हैं, मतलब ब्रेन ने एक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके पूरे 350 मिलीसेकंड्स बाद, हाँ करीब पूरे आधा सेकंड बाद, पार्टिसिपेंट को फील हुआ चलो हाथ हिलाते हैं, और उसके 200 मिलीसेकंड्स बाद हाथ हिला। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपने रिमोट उठाने का डिसीजन अभी लिया है, लेकिन आपके ब्रेन ने वो डिसीजन आपसे आधे सेकंड पहले ही ले लिया था। वो सिग्नल फायर हो चुका था, केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी। आपका कॉन्शियस माइंड जो कहता था मैं मालिक हूँ, वो तो बस बाद में आया, जैसे कोई मेमो या नोटिफिकेशन हो। लिबिट के इस एक्सपेरिमेंट ने फिलॉसफी की दुनिया को हिला डाला। अगर डिसीजन लेने वाला मैं बाद में आता है तो फिर डिसीजन लिया किसने? क्या हमारे दिमाग की वायरिंग हमसे छुपकर हमारी लाइफ चला रही है? दोस्तों लिबिट के एक्सपेरिमेंट देखकर लगता है कि हम रोबोट्स हैं, लेकिन रुकिए, इस एक्सपेरिमेंट में एक लूप होल भी है जो फिलोसोफर एल्फ्रेड मीली ने ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा लिबिट ने जिस सिग्नल को डिसीजन समझा वो डिसीजन था ही नहीं, वो सिर्फ एक अर्ज थी। इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग एक सेल्समैन है, वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है सर ये केक खा लो। ये अर्ज है, ये रेडिनेस पोटेंशियल है। क्या सेल्समैन के बोलने का मतलब ये है कि आपने केक खरीद लिया है? नहीं, खरीदना है या दरवाजा बंद करना है, ये पावर अभी भी आपके पास है। इमेजिन कीजिए एक रेसर स्टार्ट लाइन पर है, उसका ब्रेन सिग्नल भेज रहा है कि बॉडी को गर्म करो, मसल टाइट करो। मशीन इसी तैयारी को रिकॉर्ड कर लेती है और इसी से लिबिट ने सोचा कि रेसर ने दौड़ना ही शुरू कर दिया। गलत, वो सिर्फ तैयारी थी, रेसर अभी भी रुका हुआ है। लिमिटेशन ये थी, लिबिट ने गन लोड करने को ही गोली चलाना समझ लिया। ब्रेन का सिग्नल सिर्फ एक प्रपोजल था, ऑर्डर नहीं। दोस्तों लिबिट के डाटा में एक मैजिक विंडो छुपी थी। आपको याद है, अर्ज आती है 200 मिलीसेकंड पर, एक्शन होता है 0 पर, इसके बीच में 0.2 सेकंड का गैप है। न्यूरोसाइंटिस्ट वीएस रामचंद्रन ने इस गैप को इंसान की सबसे बड़ी ताकत माना है। वो कहते हैं हमारे पास फ्री विल नहीं है, पर हमारे पास फ्री वांट है। दिमाग ने एक ऑटोमेटिक सिग्नल भेजा, थप्पड़ मारो, लेकिन उस 200 मिलीसेकंड के गैप में आपके कॉन्शियस माइंड के पास एक वीटो पावर, मतलब विरोध करने की शक्ति होती है। आप उस सिग्नल को कैंसिल कर सकते हैं। तो आप एक्शन के मालिक नहीं हैं, पर आप फिल्टर के तो मालिक हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हमारे डिसीजंस हम पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी सो कॉल्ड अर्जेस पर है, तो ये अर्जेस, या आसान सी भाषा में कहें तो ये तीव्र इच्छाएं जो कि हमें हमारे ही एक डिसीजन जैसी लगती हैं, वो असल में आती कहां से हैं? दोस्तों ये सवाल इस पूरे टॉपिक का सबसे गहरा रैबिट होल है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इसे।
न्यूरोसाइंस के हिसाब से वो अर्ज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से आती हैं जो 24/7 डेटा प्रोसेस करता है। आपका गुस्सा या इम्पल्सिविटी का लेवल काफ़ी हद तक आपके डीएनए पर डिपेंडेंट है। अगर आपके दिमाग में एमिगडाला, जो कि आपके ब्रेन का इमोशनल सेंटर है, हाइपर एक्टिव है, तो थप्पड़ मारने जैसी अर्ज या इम्पल्सिव अर्जेस ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी। दोस्तों, आपका दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। अगर बचपन से आपने देखा है कि गुस्से का जवाब चिल्लाकर दिया जाता है, तो आपका दिमाग वो रास्ता या कहीं न्यूरल पाथवे मजबूत कर लेता है। दोस्तों, न्यूरोलॉजी में कहते हैं कि जो काम हम बार बार करते हैं ना, दिमाग उसका ऑटो पायलट मोड बना देता है। जब कोई ट्रिगर मिलता है तो आपका दिमाग बिना आपकी परमिशन के वो पुराना पैटर्न या कहीं रिएक्शन फायर कर देता है। अर्ज कभी वैक्यूम में पैदा नहीं होती, वो हमेशा एक्सटर्नल स्टिमुली या कहीं उस समय के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सिचुएशन का रिएक्शन होती है। जैसे लिबिट के एक्सपेरिमेंट में अर्ज क्लॉक को देखने और एक्सपेरिमेंटर के इंस्ट्रक्शन पर पैदा हुई। रियल लाइफ में किसी की बदतमीजी या कोई पुरानी याद या हमारी शैडोज, जिनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, और मेनली हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जो हमारे इन सभी फैक्टर्स को, हमारी शैडोज़ को स्ट्रेंथन करने का भी काम करता है। ये सभी मिलकर हमारी उन अर्जेस को ऑटोमेटिकली या कहीं अपने आप स्पार्क करते हैं। और सबसे डरावनी बात, हम 95% दिन भर उन्हीं अर्जेस पर ही चलते हैं। वो अर्जेस जो कॉन्शियसली हमने कभी बनाई ही नहीं, जहां हम सिर्फ अनकॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं, एक्ट नहीं। शायद ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति इसी को बेहोशी में जीना कहते थे। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर दिमाग अपने आप अर्जिस फेंक रहा है, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने सोचा और मैंने किया? हम ऑनरशिप क्यों लेते हैं? दोस्तों, यहाँ एंट्री होती है न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल गजानिगा की रिसर्च की। हमारा दिमाग, उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक वकील की तरह काम करता है। जब ब्रेन कोई ऑटोमेटिक काम कर देता है, जैसे बिना वजह फ्रिज खोलना, तो ये वकील घबराता नहीं है, वो तुरंत उसी वक्त रियल टाइम में एक नई कहानी बना देता है। इमेजिन कीजिए, आपने गुस्से में किसी पर चिल्ला दिया, जो कि एक ऑटोमेटिक रिएक्शन था और डीएमएन और एमिगडाला या फिर आपकी अर्जिस की वजह से था। लेकिन जिस गैप में आप उसे रोक सकते थे, उस गैप में आपने उसे रोका नहीं, एक्शन हो गया। अब आपका कॉन्शियस माइंड या कहें ईगो शॉक में है, मैंने ये क्यों किया, मैं तो अच्छा इंसान हूँ। अपनी इमेज बचाने के लिए आपका लेफ्ट ब्रेन तुरंत पोस्ट हॉक रेशनलाइजेशन, मतलब काम होने के बाद का तर्क क्रिएट करेगा। आप सोचेंगे, नहीं, मैं गुस्सा नहीं था, वो डिजर्व करता था, मैंने उसको सबक सिखाने के लिए चिल्लाया। दोस्तों, इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कन्फैबुलेशन भी कहते हैं। आप झूठ नहीं बोल रहे, आपका दिमाग सच में उस झूठी कहानी पर विश्वास कर लेता है। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं। हम उस गैप को एक्सप्लेनेशन से भर देते हैं ताकि हमें ये एक्सेप्ट ना करना पड़े कि शुरुआत हमने की थी। तो सच ये है, हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है अर्ज की फॉर्म में, हमारा ईगो उस ऑर्डर को जस्टिफाई करता है, और उस बीच में जो छोटा सा गैप होता है ना, बस वही हमारी असली आज़ादी है, जिसे हम अक्सर मिस कर देते हैं। दोस्तों, अद्वैत वेदांत भी यही कहता है, प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणः, मतलब नेचर इज डूइंग द एक्शन। वेदांत में दो कंसेप्ट्स हैं। पहला अहंकार, मतलब ईगो या डूअर, ये वही डीएमएन है, वही नैरेटिव सेल्फ है जो कहता है मैंने किया। दूसरा साक्षी, मतलब द विटनेस कॉन्शियसनेस। यहाँ पर वेदांत कहता है कि लिबिट सही है, बॉडी और ब्रेन एक मशीन है जो नेचर यानी प्रकृति चला रही है। आपका ईगो बस बीच में सारा क्रेडिट ले रहा है। आप एक सोच नहीं है, आप वो अवेयरनेस है, वो चेतना है जो सोच को देख रही है। इस प्रोसेस को साक्षी भाव कहते हैं। जब आप अपने दिमाग को ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखते हैं, बिना उसमें उलझे, तब आप दृष्टा यानी ऑब्जर्वर बनते हैं। ये सेल्फ के इल्यूजन होने की बात सिर्फ साइंस या वेदांत नहीं कर रहा। 2500 साल पहले बुद्धिज्म ने इसे अन्नता, मतलब आत्मन यानी नो सेल्फ कहा था। बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागार्जुन ने शून्यता का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपका ईगो सब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। यानी कंडीशंस मिली तो थॉट आया, कंडीशंस गई तो थॉट गया।
कोई भी परमानेंट थिंकर नहीं है वहां। वहीं वेस्टर्न फिलॉसफी में जीन पॉल सार्त्रे ने कहा एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी पहले आप पैदा हुए और बाद में आपने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की। सार्त्रे के हिसाब से हमारा ईगो कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। हम हर पल खुद को नया बना रहे हैं। दोस्तों, लिबिट हमें यहाँ तक तो ले आए कि थॉट आए तो उसे रोको या ना बोलो, लेकिन वेदांत और इसके साथ साथ और भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी फिलॉसफीज इसे एक स्टेप ऊपर ले जाते हैं। जब आप किसी थॉट को ना बोलते हैं या उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब आप उस थॉट से एक तरीके से लड़ रहे होते हैं। साइकोलॉजी कार्ल यंग ने कहा था व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, मतलब जिसका विरोध करोगे वो बना रहेगा। तो हाईएस्ट स्टेट कंट्रोल करना नहीं है, हाईएस्ट स्टेट है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब ना थॉट को हाँ बोलना, मतलब ना एक्शन, और ना थॉट को ना बोलना, यानी ना ही सप्रेशन, बस उसे देखना। जे कृष्णमूर्ति इसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, एक ऐसी स्टेट जहां आप डिसीजंस नहीं लेते, बस अवेयरनेस ही रखते हैं। जैसे ही आप थॉट को दूर से देखते हैं बिना जज किए, वो अपनी पावर लूज कर देता है। आपको ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी खुद ही रुक जाती है। तो अगली बार जब दिमाग शोर मचाए तो एडिटर मत बनो, बस ऑडियंस बन जाओ, क्योंकि असली आजादी लड़ने में नहीं, सिर्फ जागने में है। स्टे कॉन्शियस, स्टे हैप्पी।